तो ममता दीदी भी बंगाल से यहाँ पे उतर रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि वो भी कुछ सीट वीट जीत पाएंगी? देखिए, उतरने को तो अभी थोड़ी देर पहले मैं स्कूटी से उतरा था और मैं ही बोल देता कि मैं यूपी में चुनाव लड़ने वाला हूँ और मैं विधायक बनने वाला हूँ, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती। तो सिर्फ बातों से दीदी, मैं कहना चाहता हूँ दीदी ई ना चौल बे। नमस्कार आप सभी का, आप देख रहे हैं IWN भारतवर्ष। हमारे बीच है मयंक सिंह, ये युवा हैं, नोएडा सेक्टर 18 में है, हमें मौजूद हैं। तो सर, आपको क्या लगता है अगले साल चुनाव है, कौन सी सरकार उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर रहेगी? देखिए, जिस तरीके से कोरोना काल में भाजपा ने काम किया है, तो कोई संकोच नहीं है कि भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत की इस बार फिर से उत्तर प्रदेश में बनने वाली है, जिस प्रकार से 2017 में हमारी सरकार बनी थी। अभी हमारे कल्याण सिंह जी का देहांत हुआ कुछ समय पहले, तो अखिलेश यादव जी ने थोड़े दिनों पहले ये बयान दिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी वालों से बड़े हिंदू हैं, हम उनसे बड़े हिंदू हैं। पर जिस व्यक्ति ने राम मंदिर के लिए अपना इतना बड़ा योगदान दिया, तुम उनके देहांत में ही नहीं गए, तो तुम इतने बड़े हिंदू कैसे हो गए? आपका क्या कहना है उस पर? देखिए, आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि आप असली हिंदू हैं, देखिए हिंदू की बात तो अलग होती है, उससे पहले होती है आपकी इंसानियत। अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आपको जाना चाहिए था। हमारे प्रदेश में बसपा की सरकार एक समय पर रही है और उसकी मायावती जी पूर्व उप मुख्यमंत्री रही हैं, मुख्यमंत्री भी रही हैं। उसके अलावा वो तक गई थी उस कार्यक्रम में, तो वो अखिलेश जी नहीं पहुंचे, क्योंकि वो भी आपका मुख्यमंत्री रहे हैं यूपी के, तो वो नहीं पहुंचे। तो यहाँ पे इंसानियत की बात आती है। यहाँ पे हिंदू होने की बात अलग होती है, उससे पहले आपकी इंसानियत आती है। और आप ऐसे कार्यक्रम में नहीं पहुँचते हैं तो दर्शाता है कि आप जब इंसान ही नहीं है तो आप हिंदू कैसे हो गए? तो जिस तरह से स्थिति चल रही है उत्तर प्रदेश में, नोएडा की स्थिति की बात करिए, तो आपको क्या बदलाव दिखे हैं कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा सरकार आई है? देखिए, पहली बात तो क्राइम बहुत कम हो गया है। मैं आपको बताऊं कि आज से ठीक 7 साल पहले हम लोग जब नोएडा से ग्रेटर नोएडा की तरफ जाते थे तो वहाँ पर हमें डर लगता है रात के टाइम पे, जो कि आज ऐसी स्थिति नहीं है। हम लोग लेट नाइट भी ट्रैवल करते हैं। मैं एक्चुअल में बहुत सारे शूट वगैरह करता हूँ, तो मेरे को तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेट नाइट भी आता हूँ, कई बार ओला बाइक से भी आता हूँ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत यूज़ करता हूँ। मेरे को कोई भी संकोच नहीं होता, कुछ भी डर नहीं लगता वहाँ पर सफ़र करने में। पहले होता था मेरे को, अब कोई डर की बात नहीं। देखिए, डर कहाँ पर होता है? डर वहाँ पर होता है जहाँ पे गुंडाराज होता है। जहाँ पे गुंडाराज ही नहीं है, वहाँ पे डर किस बात का होगा फिर? तो आपका कहना है कि अखिलेश यादव जी की सरकार में और मायावती की सरकार में गुंडाराज होता था? देखिए, ऑब्वियसली गुंडाराज होता था वहाँ। उस समय पे जो हमारा सरकारी महकाना था वहाँ पे ही प्रॉपर गुंडाराज हुआ करता था। आज की डेट में आप ट्विटर पे ट्वीट कर दीजिए, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो जाती हैं। इवन मैं आपको बताऊं कि अभी हाल ही में मैंने अपने आसपास काम कराया। मैं बहुत सारी चीज़ों को ट्विटर के माध्यम से काम करा देता हूं, लेकिन बस हाँ, आपको जागरूकता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और आज की डेट में तो काम ऑनलाइन भी हो जाते हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि आप सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहते थे, कुछ भी नहीं होता था। अगले साल जैसे चुनाव हैं, आपको उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव दिखे हैं विकास के रूप में, गुंडाराज के अलावा? आपको क्या और विकास में चीज़ें बदलाव दिखे? नोएडा की बात करें, आप जैसे शूट का काम करते हैं तो इधर तो जाना भी होता होगा उत्तर प्रदेश में, तो उन शहरों में, नोएडा में, गाज़ियाबाद में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव दिखे? देखिए, उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला जो मेन हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो आपका NH-24 है। आप वहाँ पर चले जाइए, आपको प्रॉपर दिख जाएगा किस प्रकार से वहाँ पर विकास हुआ है। आप जाएंगे, इतने चौड़े चौड़े हाईवे बन गए हैं। उसके अलावा आपका लखनऊ एक्सप्रेसवे जो बना है, यमुना एक्सप्रेसवे बना है। यमुना एक्सप्रेसवे के बाद जो वहाँ पे काम अब लखनऊ से आगरा वाला बना है, कितने काम हो रहे हैं वहाँ पे। और उसके अलावा आप कुछ भी देख लीजिए, नई नई योजनाएं आ रही हैं भारत सरकार की, और आपका प्रदेश सरकार जो समय समय पर योजनाएं ला रही है। महिला सशक्तिकरण पर बहुत कार्य हो रहा है। तो काफ़ी चीज़ें हैं बताने के लिए, मतलब अगर हम बताने बैठेंगे तो योजनाओं की लिस्ट ज़्यादा हो जाएगी और आपका पूरा दिन निकल जाएगा। आपको क्या लग रहा है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है नोएडा का, यहाँ पे थोड़ा ग्रेटर नोएडा की तरफ जाएं तो किसान भी रहते हैं, तो टिकैत जी ने बहुत सारे किसान अपनी तरफ लेके आ गए हैं। वो बर्गर ला के चाहे लेके आए, चाहे कैसे भी लेके आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो कुछ सीटें लेके आ पाएंगे उत्तर प्रदेश? सीटें, हाँ, हो सकता है कि आपका जो चेयर होती हैं, छोटी मोटी कुर्सी, वो लेकर के आ जाएं, लेकिन असलियत में तो विधानसभा की सीटें तो मुश्किल हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में एक आह्वान किया था कि भारत बंद होने वाला है, तो भारत बंद तो इन्होंने नहीं कर पाए। झूठा भारत बंद था, हम लोग जगह जगह पे करके गए थे, सब कुछ खुला हुआ था, तो भारत बंद भी नहीं हुआ था। और ये झूठी राजनीति है। यहाँ पे किसानों के नाम पे, हमारे देश में क्या होता है, किसानों और फौजियों के नाम पे हमारे देश में एक सॉफ्ट इन्फ्लुएंस चलता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग के अंदर एक जन भावना है, भाई फौजियों को लेके है, किसानों को लेकर के है, हम लोग इमोशनल होते हैं उस चीज़ पे। तो
इन लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और 26 जनवरी को जिस तरीके से इन लोगों ने हमारे लाल किले पर झंडे को हटा के खालिस्तानी झंडा फहराने की कोशिश करी थी, जो कि एक तरीके से देशद्रोह वाला कार्यक्रम था इनका प्रॉपर, वो फ्लॉप हुआ। तो ये लोग लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। किसानों की बात करते हैं तो असली किसान जो है आज भी खेत में काम कर रहा है, वो पहले भी खेत में काम कर रहा था, अब भी खेत में काम कर रहा है। और जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ये सारे के सारे आड़ती हैं और ये लोग दलाल लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे। सीधी सी बात है, सीधी भाषा में कहें तो जैसे देखा जा रहा है कि अगले साल चुनाव भी आ रहे हैं, अभी कुछ चर्चा चल रही थी तो योगी जी ने अखिलेश यादव जी को कह दिया था कि आपके अब्बू जान, ये सारी ऐसी चीज टर्म रखी थी एक डिबेट में, टीवी डिबेट में। तो अखिलेश यादव जी का बाद में बयान था कि योगी जी आप ज़रा ज़ुबान संभाल के बात करिए, अब्बा जान बोला था योगी जी ने। तो आपका क्या कहना है कि जो ये अब्बा जान जो टिप्पणी योगी जी ने दी अखिलेश यादव जी को, क्या वो उनके द्वारा ठीक कही गई है? आप बात करते हैं अखिलेश जी की मुसलमानों के मसीहा मियाँ मोहम्मद, जिस तरीके से हम दिल्ली वाले राजा को कहते हैं मियाँ मोहम्मद अरविंद केजरीवाल जी, उस तरीके से मुसलमानों के मसीहा यूपी में अखिलेश यादव जी हैं। अब अगर आप बोलते हैं कि हम लोग सेकुलर हैं तो अब्बा जान क्या होता है? हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो लोग अब्बा कहते हैं पिताजी को नॉर्मली। तो अगर उन्होंने अब्बा जान कह दिया तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? भाई आपके पिताजी हैं, अगर आपके पिताजी को उर्दू में अब्बा जान कहेंगे, आपको उर्दू से इतनी प्रॉब्लम हो गई तो फिर आप किस बात के सेकुलर हैं? आप किस बात के आप मुसलमानों के मसीहा बनते हैं? फिर तो आप तो झूठी राजनीति कर रहे हैं। फिर तो अखिलेश यादव जी हिपोक्रेट हो गए, आप कह रहे हैं। बिल्कुल हिपोक्रेट हो गए आप। दो तरीके की बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो आप मुसलमानों के मसीहा बनते हैं और आपको अगर कोई आपके पिताजी को अब्बू जान भी कह दे तो आपको दिक्कत हो जाती है। तो इस तरीके से कैसे चलेगा भैया? जो बोलते हैं ना एक हमारे देश में कि ऐसे कहे चलेगा दीदी, तो उस तरीके से ऐसे कहे चलेगा भैया। तो चंद्रशेखर रावण जी भी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी चुनाव लड़ेंगे पूरी 400 सीटों के साथ, 403 सीटों के साथ। आपको क्या लग रहा है कि वो कुछ जीत पाएंगे? जी देखिए, जमानत जब्त होने के अलावा मुझे तो कुछ अंदेशा नहीं दिखता है इनके जमानत ही जब्त होंगी। अभी मैं एक ABP न्यूज़ के कार्यक्रम में गया हुआ था तो वहाँ पर कई सारे लोगों के ऐसे नेताओं की बात हो रही थी, युवा नेता है हमारे देश के। तो वहाँ पे उनका परिचय बहुत बड़ा दिया गया था कि उसके खिलाफ चुनाव लड़े थे, उसके खिलाफ चुनाव लड़े थे, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया, मीडिया वाले ने, कि भाई इन लोगों की जमानत भी जब्त हुई थी। तो भाई इन चीज़ों पर कोई क्यों नहीं बात करता? अब उनकी जमानत जब्त होगी है, साफ दिख रहा है हमको। तो ममता दीदी भी बंगाल से यहाँ पे उतर रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि वो भी कुछ सीट वीट जीत पाएंगी? देखिए, उतरने को तो अभी थोड़ी देर पहले मैं स्कूटी से उतरा था और मैं ही बोल देता कि मैं यूपी में चुनाव लड़ने वाला हूँ और मैं विधायक बनने वाला हूँ, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती। तो सिर्फ बातों से दीदी, मैं कहना चाहता हूँ दीदी ईना चौलबे, बंगाली लैंग्वेज मेरे को आती नहीं है, बट दीदी से मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा दीदी ईना चौलबे। तो ओवैसी जी भी कह रहे हैं कि हम भी उतरेंगे। मुरादाबाद में काफ़ी लाखों की भीड़ इकट्ठी हुई थी उनके साथ, तो आपका क्या कहना है? क्या वो कुछ अपने साथ समर्थन में लोग ले पाएंगे, कुछ सीटें ले पाएंगे, चुरा पाएंगे? क्योंकि बिहार में भी उन्होंने काफ़ी सीटें ली, 2-4 सीटें थी उनकी, महाराष्ट्र में भी उन्होंने 2-3 सीटें ले ली थी। तो क्या आप कह सकते हैं कि क्या पता वो कुछ सीटें ले पाएँ उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे एरिया में? कहीं ओबीसी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो अपने एजेंडे पे स्पष्ट दिखते हैं, उनकी कुछ ना कुछ सीटें आ सकती हैं, लेकिन कहीं वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देखें तो बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं उनका कुछ नहीं होने वाला उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में जो है इस समय विकास की राजनीति होगी और भाजपा की सरकार दोबारा पुनः प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है, कोई भी इसको रोक नहीं सकता है। और आप चुनाव में देख लीजिएगा कि 2017 से ज़्यादा ही सीटें आएंगी इस बार भी, तो इसका हमें पूर्ण विश्वास है। तो आपका ये कहना है कि योगी जी बढ़िया काम करवा रहे हैं एकदम उत्तर प्रदेश? देखिए, योगी जी जिस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, अपने एजेंडा है जो भी है उन पे वो प्रॉपर खुल के काम कर रहे हैं और जन कल्याणकारी योजनाओं पे काम चल रहा है। जिस तरीके से कोरोना काल में लोगों को राशन बांटा गया, तो अगर अभी मैं हरदोई में गया था, वो मेरा गृह जनपद पड़ता है, तो मैंने वहाँ पर लोगों से बात करी तो लोग वहाँ पर योगी जी की योजनाओं से काफ़ी खुश हैं। जिस तरीके से राशन दिया गया और उसके अलावा फ्री में वैक्सीन लगाई गई। तो देखिए, सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश यूपी का, मतलब आपका पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश यूपी है। और यहाँ पर अगर जनता खुश है तो सीधी सी बात है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री का रास्ता भी यूपी से होकर ही जाता है। मोदी जी हो, चाहे हमारे देश के 8-10 प्रधानमंत्री, मतलब टोटल आज तक जितने प्रधानमंत्री उनमें से 8-10 प्रधानमंत्री यूपी से हैं। तो आपको दर्शाता है कि भैया कि आने वाले समय के प्रधानमंत्री जी अपना वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, जो कि आने वाले टाइम के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। मयंक जी, आप ये बताइए कि जब भी चुनाव आते हैं कोई ना कोई अपोजिशन हो, चाहे कोई भी और भी बाहर आक्रांता होते हैं, वो दंगे भड़काने का प्रयास करते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश की बात हो। अगले साल चुनाव है, आप क्या लगता है कि क्या कहते हैं अगले साल
कुछ दंगे हो सकते हैं कुछ और पार्टी इन लोगों द्वारा, और अगर होंगे तो भाजपा सरकार का क्या रोल रहेगा उन्हें कंट्रोल करने पर? देखिए, अगर आप दंगे के इतिहास की बात करें तो 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, तो उस समय प्रदेश में सपा की सरकार थी और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। तो उस टाइम पे दंगा हुआ था। उसके बाद अगर आंकड़ा उठा करके आप देखें तो हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। और लोग बोलते हैं कि भाजपा मुसलमान विरोधी है या एक विशेष समुदाय की विरोधी है, तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। जितना काम योगी जी मुसलमानों के लिए करते हैं शायद ही कोई और करता होगा। और दंगे तो नहीं हो रहे हैं फ़िलहाल। और सीएए का दंगा जब हमारे दिल्ली में हुआ, देश की राजधानी में, जो अरविंद केजरीवाल जी कंट्रोल नहीं कर पाए थे उसको, दिल्ली में दिलबर नेगी जी जो कि उत्तराखंड के एक युवा थे, उनके दोनों हाथ काट के उनको मार दिया गया था और हमारे बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था। तो उस टाइम हाथ काटे थे, पैर काटे थे, मिठाई की दुकान में काम करा करते दिलबर सिंह नेगी, उन्हें जला दिया गया था। बहुत ही दुर्गति हुई थी। तो अभी हाल ही में रक्षाबंधन के दिन हमारी भाजपा के नेता कपिल मिश्रा जी दिलबर नेगी जी की बहनों से राखी बंधवा के आए थे, क्योंकि उनको उनकी बहनों की कमी महसूस हो रही थी। तो हमारे भाजपा के नेता एक इंसानियत के लिए वहाँ पर गए थे। तो कोई और किसी पार्टी का नेता क्यों नहीं गया वहाँ पर? क्योंकि देखिए, राजनीति एक अलग चीज़ होती है और आपकी इंसानियत जो होती है वो आपको बड़ा बनाती है। तो जब जहाँ पे इंसानियत होती है वहाँ पर ईश्वर का निवास होता है। तो वहाँ पर बाकी पार्टियाँ तो पहुँचती हुई नहीं दिखती है ना हमें। और गुंडाराज की बात करें तो भैया, दंगे 2017 में यूपी में योगी जी की सरकार बनी, उसके बाद से अभी तक कोई भी दंगा सांप्रदायिक हमारे यूपी में नहीं हुआ है। अगर सीएए के दंगे की बात करें तो विशेष समुदाय की हमारे गाजियाबाद से लेकर के पूरा मऊ तक, पूरा आजमगढ़ तक बहुत बड़ी बेल्ट है। तो उस टाइम पे भी दंगे नहीं हुए। वो कारण था कि योगी जी ने जिस तरीके से कंट्रोल किया हुआ लोगों के ऊपर, तो वो दर्शाता है कि किस तरीके से योगी जी कंट्रोल कर रहे हैं। और बाकी आपको इतिहास पता ही है, आप कंगाल के देख लीजिए, आप आंकड़े देख लीजिए कि कितने दंगे किस सरकार में हुए हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। अखिलेश यादव जी का ये कहना है कि जो देवबंद में एटीएस सेंटर बना रहे हैं वो मुसलमानों को डराने के लिए बना रहे हैं योगी जी। आपका क्या विचार है उसमें? देखिए, अब अगर आतंकवादियों के इतिहास की बात करें तो कहीं ना कहीं सबका कनेक्शन जो देवबंद, जो कि हम उत्तराखंड जाते हैं तो रास्ते में ही पड़ता है, तो वहाँ पर ही सबके कनेक्शन निकल के आते हैं। आईएसआईएस संगठन है वहीं से निकला हुआ है। अगर वहाँ पर ऐसे सेंटर बनते हैं तो कहीं ना कहीं आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए ही बनते हैं। और ऐसा अगर कोई हमारे प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री कहता है तो आप समझ जाइए कि वो किसका समर्थन कर रहा है, आतंकवाद का या किसका समर्थन कर रहा है। तो आप समझ जाइए, या शांति दूतों का समर्थन कर रहा है तो भी वो आतंकवाद का ही समर्थन कर रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो सेकुलरिज्म है वो एक सेलेक्टिव हो चुका है बहुत ज़्यादा। अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग ये लोग सेकुलर बन जाते हैं, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग लिबरल बन जाते हैं। तो एक्चुअल लिबरल और सेकुलरिज्म तो हमारे देश में है ही नहीं। अगले साल चुनाव हैं, आपको क्या लगता है कि जितने भी गठबंधन हो रहे हैं, अलग अलग पार्टी आ रही है, आम आदमी पार्टी भी आ रही है उत्तर प्रदेश में, नए नए नेता बनाए जा रहे हैं, नए नए स्टेट के नेता बनाए जा रहे हैं, उन्हें पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी द्वारा, क्या आपको लगता है जितने भी गठबंधन बन रहे हैं क्या ये काम करेंगे? देखिए, गठबंधन कहें या ठगबंधन कहें वो आप ही जाने, लेकिन क्या होता है कि अगर आपको काम करना होता है तो आपको 5 साल पहले से लगना होता है। आपको ज़मीन पर जगह बनानी होती है। जो हमारा वोटर है उसको टारगेट किया जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, उसका काम करना चाहिए। आपको उसके घर तक पहुंचना चाहिए। अपनी विधानसभा हैं जो, वहाँ पर पकड़ बनानी चाहिए, तभी आपको वोट मिलते हैं। और 5 दिन पहले आपको वोट नहीं मिलने वाले हैं। इसका रिजल्ट आप साफ तौर पर आने वाले विधानसभा चुनावों में देखेंगे और प्रचंड बहुमत से योगी जी की सरकार दोबारा बनेगी। कोरोना काल की बात करी जाए तो कोरोना काल में क्या आपको किसी विपक्ष पार्टी के नेता को कुछ काम करते हुए देखा है आपने कभी, कि कोरोना में किसी की हेल्प पहुंचा रहे हो, सिलेंडर पहुंचा रहे हो? ये काम की बात करें तो काम 2 तरीके के होते हैं, एक झूठा काम, एक असली काम। हमने सिर्फ इनको अफवाह फैलाते हुए देखा है। चाहे वो अभी कोरोना काल में सरकार जो कुछ अच्छे अच्छे कदम उठा रही थी उसके ऊपर भी झूठी अफवाह फैला दी। जैसे कि हमारे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था कि ये भाजपा की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा। ठीक है, आप मान लीजिए हमारे देश में बहुत लिमिटेड लोग पढ़े लिखे होते हैं। अब क्या होता है कि कोई पूर्व मुख्यमंत्री कहता है कि ये वैक्सीन भाजपा की है, मैं नहीं लगवाऊंगा, तो उस टाइम पे आप भ्रम फैला रहे हैं। क्योंकि आप कुछ भी सही, आप भले ही अनपढ़ सही, लेकिन आप एक प्रदेश जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, आप उसके पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आप भ्रम फैला रहे हैं। तो उनसे बहुत बड़ी जनता इन्फ्लुएंस होती है। वो ये नहीं देखती कि अखिलेश यादव अनपढ़ आदमी बोल रहा है, वो सिर्फ ये देखती है कि यहाँ का पूर्व मुख्यमंत्री बात कर रहा है। तो वो लोग इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। और कई लोगों ने वैक्सीन भी उस बात पे नहीं लगवाई होगी, लेकिन जब उनको खुद कोरोना ऐसी कुछ शिकायत आई तो उन्होंने खुद वैक्सीन लगवा ली। तो ये ऐसे कैसे चलेगा भैया? आप तो पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं।
अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल दूंगा तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा। अमेठी में स्थिति यही देखी गई है काफ़ी समय से। अमेठी में, रायबरेली में इनकी काफ़ी समय से सीट रही है। अभी स्मृति ईरानी जी जीत के आई हैं, पर इनकी काफ़ी समय से सीट रही है, तो वहाँ पे विकास नहीं दिखता है अभी भी जाओ तो और ये बात करते हैं उत्तर प्रदेश क्या पूरे इंडिया के पीएम बनने की, राहुल गांधी तो इंडिया के पीएम बनना चाहते हैं, पर जिसके वो सांसद थे इतने समय से और जिनकी जिनकी माता इतने समय से सांसद है रायबरेली से, तो वो उन क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाया, तो भारत का विकास कैसे कर पाएंगे? आपका क्या कहना है? जी देखिए, सीधी सी बात है, राहुल गांधी जी 2004 में पहली बार सांसद बन के आए थे और उसके बाद से अपने अगर उनको काम गिनाने के लिए बोल दिया जाए कि आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए क्या काम किया है, तो शायद वो भी नहीं गिना पाएंगे। और जब अगर हम बात करते हैं अमेठी की, तो वहाँ पे स्मृति ईरानी जी 2014 का चुनाव हारी थी। उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पे 5 साल रुक करके काम किया और 2019 में उन्होंने अपनी सीट भी जीती और प्रॉपर राहुल गांधी जी का जो मतलब एक वंशवाद था वहाँ से वो ख़त्म कर दिया। तो ये विकास की राजनीति ही आप कह सकते हैं कि मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं से जो पब्लिक को लाभ मिला और लोगों को एक विश्वास था, तो स्मृति ईरानी जी को कहीं ना कहीं लोगों ने इसीलिए जिताया और स्मृति ईरानी जी हारने के बाद भी वहाँ पर कार्य करती रही, तो कि एक बहुत बड़ी बात है।